हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में या हम लास्ट वीडियो में हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, डूबे रेनर्स ट्रायड, फिर उसके बाद यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और इसमें हम ये कंसेप्ट और ये सारी चीज़ें और यहाँ तक पढ़ने वाले हैं। उसके बाद थर्ड में हम मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल चालू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले यहाँ से, जिसमें से हम डू यू नो जो है वो सेक्शन से शुरू करते हैं और पूरा आज कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में टोटल यहाँ तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में पहले हम देखते हैं डू यू नो। इसमें क्या लिखा देखिए कि इन द इंडियन म्यूजिक सिस्टम देर आर 7 मेन नोट्स। तो इंडियन म्यूज़िक सिस्टम जो भी होता है उसके अंदर टोटल 7 सुर हैं, हमने देखा है, जिसका नेमली लिखा है कि सा रे ग म प ध नी, एंड देयर कलेक्शन इज कॉल्ड सप्तक। और इन 7 सुरों को मिला के सप्तक बोला जाता है। जैसे अगर देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से, जिसमें से ये जो स्टार्टिंग के जो 7 ग्रुप हैं, सा से लेके नी तक, मतलब सा रे ग म प ध नी, उसको मंत्र सप्तक बोला जाता है। फिर इसको मध्य सप्तक और इसको तार सप्तक बोला जाता है। तो देखिए ये एक सप्तक है, फिर ये दूसरा मध्य सप्तक है, तीसरा ये तार सप्तक है। फिर यहाँ पे आगे क्या लिखा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम सा टू नी। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। जैसे एक सप्तक में अगर फ्रीक्वेंसी हम मध्य सप्तक की देखेंगे तो सा की जो फ्रीक्वेंसी वो 240 है और रे की जो है वो 270 है। उसी तरह सबकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। लेकिन एक सप्तक के बाद दूसरे सप्तक में चलेंगे तो सा की जो भी फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ के सा की जो फ्रीक्वेंसी वो डबल हो जाती है। मतलब यहाँ पे अगर 240 है तो यहाँ पे इसकी 540 आती है। यहाँ पे 270 है, 270, तो यहाँ पे देखिए 240 है तो 480 हो जाएगा, सॉरी, और 270 है तो 540 हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पे सप्तक के, यहाँ पे 120 है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 120 है मध्य सप्तक में, किसका सा का जो यहाँ पे 240 है। तो ये डबल होता है। वही यहाँ पे लिखा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम सा टू नी। तो सा से लेके नी तक की जो फ्रीक्वेंसी है हर एक सप्तक में क्या होता है, बढ़ती जाती है। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है कि देन कम्स टू द सा, फिर वापस से अपर, मतलब ये वाला अपर सप्तक इसको बोला जाता है। तो मध्य के बाद जो तार सप्तक है उसको अपर सप्तक बोला जाता है। तो देखिए सा से लेके जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है नी तक, उसके बाद फिर वापस से सा आता है। तो यहाँ पे लिखा है कि देन कम्स द सा ऑफ द अपर सप्तक एट द डबल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओरिजिनल सा। अब ये जो ओरिजिनल सा है इसमें इस सा की जो फ्रीक्वेंसी है डबल है। वही चीज़ मंत्र में और मध्य में भी होता है। तो यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 240 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 480 है। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मतलब है 270 तो इसका है 540, इसका है 240 तो इसका हाफ है 120, ये है अगर मतलब 270 तो इसका 135 है। तो फ्रीक्वेंसी एक सप्तक के बाद दूसरे सप्तक में डबल हो जाता है। वो यहाँ पे लिखा है कि जब सा वापस आता है अपर सप्तक में, इस वाले सप्तक में, तो एक मिनट की तरह, तो एट द डबल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओरिजिनल सा, तो ओरिजिनल वाले सा के फ्रीक्वेंसी से डबल हो जाता है। इट मीन्स दैट नोट्स रिपीट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन सप्तक। तो एक सप्तक के बाद वो नोट्स वापस से रिपीट होता है। और नोट्स का मतलब धुन जो होता है, स्वर जो होता है वो एक जैसा रहेगा, दोनों का आवाज़ एक जैसा नहीं रहेगा, लेकिन वो धुन जो है वो सुनाई देगा। जैसे अगर कोई आप गाना सुनते हो तो उस गाने को जब पियानो में बजाया जाता है तो आपको गाना समझ में अगर आ रहा है, सपोज़ आपको कोई फेवरेट गाना है, किसी ने उसको पियानो में बजाया तो आपको समझ में आ गया हाँ ये वाला गाना है, और उसी गाने को अगर फिर हारमोनियम में बजाया जाएगा तो भी आपको समझ में आए कि यही वही गाना है। लेकिन पियानो का आवाज़ और हारमोनियम के आवाज़ में फ़र्क है, लेकिन गाना आप पहचान जाते हो। तो वैसे ये सप्तक और सप्तक में अगर आप सा से लेके नी तक बजाओगे, उसके बाद यहाँ पे सा से लेके नी तक बजाओगे तो आवाज़ में डिफरेंस रहेंगे, लेकिन धुन एक जैसे ही लगेगा। यहाँ से कोई यहाँ तक बजाएगा और यहाँ से कोई यहाँ तक बजाएगा तो आपको लगेगा यही कि हाँ वही चीज़ इसने वापस से बजाया, लेकिन आवाज़ चेंज करके। और वही यहाँ पे लिखा है कि इट मीन्स दैट नोट्स रिपीट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन सप्तक। और यही जो 7 सुर जो इंडियन म्यूज़िक में है उसको वेस्टर्न म्यूज़िक में इस तरह बताया जाता है, डो री मी फा सो ला टी। ये वेस्टर्न में है। जैसे हमारे इधर सा रे गा मा पा ध नी है, वैसा वहाँ पे डो रे मी फा सो ला टी। तो न्यूलैंड ने जब स्टडी किया है तो वो ये वाले धुन से स्टडी किया है। तो यहाँ पे देखिए द नोट डू जो है, जो जैसा सा हमारा इंडियन है वैसा इनका डू है स्टार्टिंग का। तो जब ये डबल होगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, वापस जैसे सा रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे डू भी रिपीट होगा। तो यहाँ पे लिखा द नोट डू हैविंग डबल द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कम्स अगेन एट द 8th प्लेस।
अब देखिए यहाँ से अगर सा रे ग म प ध नी फिर सा आ रहा है तो कौन से पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन पे आ रहा है। उसी तरह अगर यहाँ पे डो री मी फिर फा सो ला टी रहेगा तो वापस से क्या आएगा, डो आएगा। तो डो डू जैसा समझिए, तो 8th प्लेस पे आएगा। तो दिस इज द ऑक्टेव, 8th को ही ऑक्टेव बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। 8th को यहाँ पे ऑक्टेव बोला जाता है, 8वां चीज़ ऑफ द वेस्टर्न नोट्स। तो म्यूजिक इज क्रिएटेड बाय द वेराइटी इन द यूज़ ऑफ दीज नोट्स। तो फिर म्यूजिक को इसी के वेराइटी में यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए इसकी आवाज़ को मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने देखा है सा रे ग म प ध नी, फिर वापस से दूसरे सप्तक में भी देखा है सा रे ग म प ध नी, और फिर ये वेस्टर्न म्यूजिक में भी देखा है। अब इसके साउंड को अगर हम प्ले करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, दोनों का आवाज़ डिफरेंस रहेगा, लेकिन आपको लगे कि वही चीज़ यहाँ पे भी बोला जा रहा है, वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। जैसे देखते हैं, तो सुनिए। ये भी सुनिए। एक बार वापस देखिए। तो दोनों के आवाज़ अलग अलग भले हैं, लेकिन दोनों का सुर सेम है स्टूडेंट्स, और इसी को लेके आपको समझना है। जब हम न्यूलैंड्स के आगे जो लॉ हैं वो पढ़ेंगे, तो चलिए आगे जो न्यूलैंड ने बताया है वो देखते हैं। तो चलिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स से शुरू करते हैं। तो देखिए क्या लिखा था, इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड्स को रिलेटेड द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स टू देयर प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट वे। तो जिस तरीके से डोबे राइडर ने किया था उस तरीके से नहीं, कुछ अलग तरीके से न्यूलैंड ने भी बताया था, न्यूलैंड्स ने। तो उसमें भी उन्होंने जो फोकस किया था वो एटॉमिक मास पे किया था, और ये पूरा का जो पूरा कहानी है वो एटॉमिक नंबर पे है, जो हमको बाद में समझ में आएगा कि चलिए बाद में देख लेंगे, वो इसी भी आने वाला है। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है 3 लाइन में कि एटॉमिक मास को लेके उन्होंने एटॉमिक मास का जो को रिलेशन है आपस में, उसको लेकर उन्होंने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बताया कि एलिमेंट्स के जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है वो उनके एटॉमिक मास की वजह से होता है। फिर देखिए आगे लिखा कि इन द ईयर 1866 न्यूलैंड्स अरेंज्ड द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। तो न्यूलैंड्स के टाइम पे जितने एलिमेंट्स नोन थे उनको 1866 में, उन्होंने सभी एलिमेंट्स को क्या किया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, जैसा कि डुबे राइडर ने भी किया था कि कम एटॉमिक मास को सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा ज़्यादा मास वाले को उसके बाद, इस तरीके से उन्होंने अरेंज किया। तो इट स्टार्टेड विद लाइटेस्ट एलिमेंट्स हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन सबसे कम मास का है तो उसको सबसे पहले शुरू किया गया, एंड एंडेड अप विद थोरियम, और उन्होंने सब कुछ ऐसा करते करते थोरियम से जाके एंड किया। ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट। तो जैसा धुन की बात, हम स्वर की बात कर रहे थे, 8वां जो स्वर होता है वो पहले वाले से मैच होता है, सा का सा के साथ, उसी तरह डो का डो के साथ। तो इनको भी क्या हुआ, ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट। उनको हर 8वां जो एलिमेंट होता था उसका प्रॉपर्टीज उनको फर्स्ट वाले के जैसा सेम लगने लगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल, ये उनका टेबल है जो टेक्स्ट बुक में दिया है कि सोडियम इज़ द 8th एलिमेंट फ्रॉम लिथियम। अब ये लिथियम है, यहाँ से अगर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 8th एलिमेंट आता है सोडियम। तो सोडियम इज़ द 8th एलिमेंट फ्रॉम लिथियम एंड बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। तो उन्होंने क्या बताया, न्यूलैंड्स ने क्या बोला कि 8वें एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो पहले वाले एलिमेंट के प्रॉपर्टीज से मिलता है। तो सोडियम का जो प्रॉपर्टी है वो लिथियम से मिल रहा है। आगे क्या लिखा, ऑल्सो मैग्नीशियम शो सिमिलरिटी टू बेरिलियम, और मैग्नीशियम 8th एलिमेंट है किसके साथ, बेरिलियम के साथ। तो मैग्नीशियम का जो प्रॉपर्टी है वो बेरिलियम के साथ मैच हो रहा है, ये भी उन्होंने बताया। एंड क्लोरीन शोज सिमिलरिटी विद फ्लोरीन, और जो क्लोरीन है उसकी सिमिलरिटी फ्लोरीन के साथ हो रही है। तो हर एक जगह पे, यानी ऐसा बोला जाए कि हर 8th एलिमेंट जो है वो अपने फर्स्ट एलिमेंट से क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी सेम बता रहा है, जिसको हम ऑक्टेव्स इन म्यूजिक बोलते हैं, जो न्यूलैंड्स ने बताया। ही कॉल्ड द सिमिलरिटी ऑब्जर्व्ड इन द 8th। तो ये जो 8वें में जो सिमिलरिटी उनको दिखाई दे रही थी, तो उन्होंने उसको क्या कहना चालू किया, एंड द फर्स्ट एलिमेंट्स एज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसने बोला कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से अरेंज करेंगे तो आप समझिए कि हर 8वें एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो पहले वाले एलिमेंट से मैच होता है।
तो यहाँ पे फिर अगर उन्होंने एक लॉ पेश किया दुनिया के सामने, तो ये लॉ हर एलिमेंट्स के लिए सही होना चाहिए, क्योंकि लॉ का मतलब ऐसा नहीं कि कहीं सही और कहीं गलत हो। लॉ है तो वो 100% वर्क करना चाहिए। तो क्या हर 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ के प्रॉपर्टी से मैच कर रहा था या नहीं कर रहा था, ये दुनिया ने फिर उनसे पूछना चालू किया। तो चलिए हम देखते हैं कि वो बता पाए। तो नहीं हुआ स्टूडेंट्स, लिमिटेशंस आ गया, कुछ तो प्रॉब्लम आ गया, उन्होंने ये चीज़ हर एलिमेंट्स में नहीं पाया। तो यहाँ पे देखते हैं कि मैनी लिमिटेशन वेयर फाउंड इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव। न्यूलैंड के ऑक्टेव में बहुत सारे लिमिटेशंस पाए गए। जैसे डुबेराइनर ने ट्रायड लेके शुरू किया, तो ट्रायड कुछ ही एलिमेंट्स के उसमें पाए गए और बाकी में फेल हो गया। तो इसी तरह न्यूलैंड्स के भी ऐसे लिमिटेशंस बहुत आए। उनके ऑक्टेव का जो रूल है वो कुछ ही एलिमेंट्स के उसमें मिला और बाकी सब में नहीं मिला। तो यहाँ पे लिखा है मेनी लिमिटेशंस वेयर फाउंड इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव। न्यूलैंड्स के ऑक्टेव के जो लॉ है उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस, बहुत सारी कमियाँ, डीमेरिट्स, डिसएडवांटेज पाए गए। दिस लॉ वॉज फाउंड टू बी अप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। तो ये जब अरेंज किया गया तो ये पता चला कि कैल्शियम जो है, यहाँ तक कि 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो रही है, पोटेशियम की सोडियम के साथ, सोडियम की लिथियम के साथ, मैग्नीशियम की बेरिलियम के साथ। इसी तरह मतलब 8 एलिमेंट का जितना भी प्रॉपर्टी है कैल्शियम तक ही ऐसा पाया जा रहा है। कैल्शियम के बाद क्रोमियम, टाइटेनियम, ये सब का जो प्रॉपर्टी उसके पहले वाले प्रॉपर्टी या से नहीं मैच हो रहा था। ये 8 है इसका, ये 8 है इसका, तो इसका और इसका मैचिंग नहीं हो रहा था। तो ये एक प्रॉब्लम तो दुनिया ने पूछना चालू किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर न्यूलैंड ने इसका कोई जवाब नहीं दे पाया, जबकि न्यूलैंड ने दावे के साथ बोला था कि हर 8वां एलिमेंट जो होता है वो पहले वाले एलिमेंट के जैसा अपना प्रॉपर्टी बताता है। लेकिन यहाँ पे जब लोगों ने बोला कि क्रोमियम एल्यूमिनियम के जैसा नहीं बता रहा है, टाइटेनियम नहीं बता रहा है, तो इसका रीज़न बताइए, तो उन्होंने वो रीज़न नहीं बताया। इसके लिए ये समझेंगे कि लॉ जो है ये करेक्ट उतना नहीं है, 100% नहीं है। तो फिर आगे क्या लिखा देखिए, न्यूलैंड्स फिटेड ऑल द नोन एलिमेंट्स इन ए टेबल ऑफ 7 into 8 दैट इज 56। तो न्यूलैंड के टाइम 56 एलिमेंट्स वो थे स्टूडेंट्स, डिस्कवर्ड हुए थे। तो उनके टाइम 56 थे, जिसमें से उन्होंने 7 रो कॉलम बनाया था इस तरीके से और 8 ऐसा रो बनाया था, और 56 एलिमेंट को उन्होंने अपने हिसाब से अरेंज किया था बॉक्सेस में। फिर से समझिए कि न्यूलैंड ने फिट किया था ऑल नोन एलिमेंट्स, जितने भी नोन एलिमेंट्स उनके टाइम पे थे उनको 7 कॉलम और 8 रो में उन्होंने क्या किया था, फिट किया था, और टोटल 56 एलिमेंट्स उनके टाइम पे नोन थे। न्यूलैंड्स प्लेस्ड 2 एलिमेंट्स ईच इन सम बॉक्सेस। फिर क्या देखा गया उनके टेबल में कि कुछ बॉक्स ऐसे थे जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे थे, 2 एलिमेंट्स टू अकोमोडेट ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द टेबल। अब 56 एलिमेंट्स को उनको किसी तरह अरेंज करना था, तो कहीं कहीं अरेंज नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहीं कहीं बॉक्सेस में 2 एलिमेंट्स को रखा था। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कोबाल्ट और निकल देख रहे हो, और सेलेनियम और लैंथेनम यहाँ पे देख रहे हो। तो ठीक है, अगर आपने 2 बॉक्सेस, एक बॉक्सेस में 2 एलिमेंट्स रखा है, तो आपको रीज़न भी बताना पड़ेगा। आपने डू, रे, मी इस आवाज़ की जैसा बताया, तो इसका आवाज़ और इसका आवाज़ एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तभी वो एक बॉक्स में रखे जा सकते हैं। जैसे सारे गामा में हमने देखा था, अगर ये सा है, ये रे है, ग, म, प, ध, नी, तो ये भी सा है। आवाज़ चेंज है लेकिन एक जैसा धुन है, तो इस तरीके से रखा, देखिए एक ही जगह पे नहीं रखा है। अगर इसके बाजू में ही रख दिया जाए तो आप समझ रहे हैं कि आवाज़ भी सेम होना चाहिए, सुर भी सेम होना चाहिए, तब ये आप 2 को यहाँ पे रख सकते हो। निकल को यहाँ पे रखते तो हम ये समझते थे कि हाँ जैसे को आवाज़ करेगा वैसे नी भी आवाज़ करेगा, थोड़ा सा आवाज़ में डिफरेंस रहेगा लेकिन सुर उनका सेम रहेगा। लेकिन कोबाल्ट को, निकल को अगर एक ही जगह रखोगे तो जैसा आवाज़ और सुर इसका रहेगा वैसी आवाज़ और सुर इसका भी होना चाहिए, और वही चीज़ यहाँ पे होना चाहिए। तो ये जब लोगों ने पूछा कि कोबाल्ट और निकल में तो डिफरेंसेस है, तो तुमने एक टेबल में एक बॉक्स में क्यों रखा, तो न्यूलैंड के पास इसका कोई जवाब नहीं रहा। तो ये उनका एक लिमिटेशन है, उसको थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि जैसे कोबाल्ट और निकल जो है वो मेटल है, और ये जो हेलोजन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये नॉन मेटल है। तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो इनके प्रॉपर्टी से मैच नहीं हो रहा, लेकिन जिसको 8th पोजीशन के हिसाब से रखा है, और एक जगह पे 2 भी रखा है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो दिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी तरफ फेरस जो है, आयन जो है, ये एक मेटल है जिसकी प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल से मिल रही है, क्योंकि ये दोनों भी मेटल हैं। लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो ये लोग नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के कॉलम में मेटल को रखा है जिसकी सिमिलरिटी कोबाल्ट और निकल से हो रही थी, जो मेटल थे। और यहाँ पे ये मेटल है और इनको रखा है यहाँ पे नॉन मेटल के ग्रुप में। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं, ये सब जो कन्फ्यूजन्स है, ये सब का क्लियरेंस जो है न्यूलैंड्स नहीं दे पाया। तो यहाँ पे क्या लिखा कि मोर एवर ही प्लेस्ड सम एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज अंडर द सेम नोट। अब जैसे ये नोट देखोगे, डू नोट का मतलब आप समझिए, यहाँ पे कोई गाने के हिसाब से नहीं चला जा रहा है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को देख के चला जा रहा है। जैसी प्रॉपर्टी इसकी होगी, जैसी प्रॉपर्टी इसकी होगी, वैसी प्रॉपर्टी इनकी होना चाहिए।
तो यहाँ पे इस डू नोट में सारे के सारे लोगों की प्रॉपर्टी सेम है, तो इसकी भी होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा गड़बड़ किया। मोर ओवर ही प्लेस्ड सम एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज अंडर द सेम नोट इन द ऑक्टेव। तो ऑक्टेव के हिसाब से उन्होंने एक ही नोट के अंदर अलग अलग रखा है। फॉर एग्जाम्पल न्यूलैंड्स प्लेस द मेटल्स कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट और निकल क्या है, मेटल्स है, उनको रखा है डू नोट में किसके साथ, हेलोजेंस के साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो कि नॉन मेटल है। तो इसका ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, इसका प्रॉपर्टी इनके साथ मैच नहीं हो रहा है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर था ये न्यूलैंड्स के पास नहीं था। फिर वाइल एफई, अब एफई की देखिए, फेरस को मतलब आयन को, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है कोबाल्ट और निकल के साथ मिल रही है। तो एफई हैविंग सिमिलरिटी विद कोबाल्ट एंड निकल, उसको अवे करके रखा है, इसको इसके पास से हटा के और दूर रखा है फ्रॉम देम अलॉन्ग विथ नॉन मेटल्स। और एफई जो मेटल है उसको नॉन मेटल्स के साथ में रखा है ओ एंड एस, ऑक्सीजन और सल्फर, अंडर द नोट टी। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे ये न्यूलैंड्स ने क्लियर करके नहीं दिखाया। और उसके बाद फिर और भी क्या था कि ऑल्सो न्यूलैंड्स ऑक्टेव डिड नॉट हैव प्रोविजंस टू अकोमोडेट द न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। देखिए न्यूलैंड के टाइम 56 एलिमेंट्स नोन थे, और न्यूलैंड की एक गलतफहमी ये भी थी न्यूलैंड्स की कि 56 एलिमेंट्स ही दुनिया में हैं, ऐसा वो मानता था। लेकिन लेटर ऑन क्या हो गया, बहुत सारी डिस्कवरी, और भी सारे मेटल्स आने, और भी सारे एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ। तो वो सब कैसे एकोमोडेट होते थे, कैसे यहाँ पे प्लेस होते थे, ये सब प्रॉब्लम होता था। मतलब कुछ ही टाइम के बाद ये इनर्ट गैसेस का ये हुआ, डिस्कवरी हुआ, तो उसको एक भी प्लेस यहाँ पे नहीं मिला। तो यहाँ पे लिखा है कि न्यूलैंड्स ऑक्टेव डिड नॉट हैव प्रोविजंस टू अकोमोडेट द न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड लेटर। फिर जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए बाद में उनके जो प्रॉपर्टीज थे डिड नॉट फिट इन द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, और वो ऑक्टेव के बेस पे वो फिट नहीं हुए। तो ये सारे क्वेश्चन की वजह से इनके आंसर जब न्यूलैंड्स के पास नहीं थे, तो न्यूलैंड का जो लॉ था, ऑक्टेव का जो लॉ था, वो फेल हो गया। मतलब डुबेराइनर का ट्रायड भी फेल हुआ, और न्यूलैंड्स का लॉ भी, ऑक्टेव भी फेल हुआ। इसके बाद हम एक साइंटिस्ट के बारे में और देखने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंडेलीव। और फिर उसके बाद एक फाइनल साइंटिस्ट देखेंगे जिन्होंने पूरा का पूरा कंसेप्ट ही चेंज कर दिया स्टूडेंट्स। तो चलिए देखिए, कंसेप्ट की मतलब इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा हूँ कि सब लोगों ने एटॉमिक मास के हिसाब से वर्कआउट किया और अपने अपने तरीके ढूंढा, और मेंडेलीव ने, जो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, वो भी यही काम किया। लेकिन लास्ट में ये पता चला कि एटॉमिक नंबर सबसे इम्पोर्टेंट था। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक देखने वाले हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेंडेलीव के बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।